माँ, आप भैया को समझाओ ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी। मुझे तो अपने पैरों पर खड़ा होना है। काश कि पापा जिंदा होते तो आज मैं अपने भाई और भाभी पर बोझ नहीं बनती। कम से कम मुझे कुछ करने का एक मौका तो मिलता। प्लीज माँ। अर्चना अपनी माँ कमला जी से कहती है। कमला जी बोली, बेटा अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, किस्मत के आगे किसी का जोर नहीं चलता। मैं भी तो तुम्हारे भाई पर ही निर्भर हूँ, तो मैं क्या कहूँ। और वैसे भी जवान ननद और बूढ़ी माँ भाई भाभी के कलेजे में कील की तरह चुभते हैं। उन्हें तो लगता होगा कि बस जल्दी से जल्दी इन दोनों से छुटकारा मिल जाए। अब मैं तो मर नहीं रही हूँ, तो वो लोग तुम्हारी शादी करके तुमसे छुटकारा पाना चाहते हैं। अर्चना बोली, क्या मेरी जिंदगी के 2 साल भी मुझे नहीं मिल सकते माँ? भैया भाभी कभी मेरी पढ़ाई के बारे में नहीं सोचते। बस ये दोनों गैरों से यही पूछते रहते हैं कि शादी के लिए कैसा भी लड़का ढूंढ दो। ये क्या बात हुई, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। इतना कहते कहते अर्चना रोने लगी। तभी उसकी भाभी बबीता वहां आई और बोली, इस महारानी के सपने तो देखो कितने बड़े बड़े हैं। कहती है पहले नौकरी करेगी, फिर 2-3 साल बाद शादी करेगी। अब बूढ़ी होकर शादी करनी है क्या? समाज वाले हमारा जीना हराम कर देंगे, पर इसे क्या, इसे तो हमारी परवाह ही नहीं है। बेटी की शादी की उम्र निकली जा रही है और उसे घर में बिठाने के सपने माँ भी साथ में देख रही है। सुनो अर्चना, नौकरी कोई ऐसे ही सड़क पर पड़ी हुई नहीं मिलती, और अगर तुम्हारी ज्यादा उम्र हो जाएगी तो लड़का भी नहीं मिलेगा। और आप मम्मी जी, आप अपनी बेटी को समझाने की बजाय उसका साथ दे रही है। अपनी सास कमला जी की बात सुने बगैर ही बबीता अपने पति नरेश से बोली, सुन लो जी, 2-3 महीने में जल्दी से जल्दी कोई भी लड़का देखकर इसकी शादी निपटा दो, ताकि हमारे सिर से ये बोझ उतरे। आगे भी हमारी जिंदगी में बहुत कुछ है। कब तक बहन को घर में बिठा कर रखोगे? वैसे भी आपकी माँ भी किसी बोझ से कम है क्या? नरेश कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप उसने हाँ में गर्दन हिला दी। अर्चना ने अपने भाई की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा और बोली, भैया बड़ी मुश्किल से मैंने बीएड पूरी की है। ये डिग्री आसानी से नहीं मिली है भैया, और अब मैं नौकरी करना चाहती हूँ। नरेश बोला, अर्चना तुमने अपनी भाभी का फैसला सुन लिया ना? और वैसे भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। अब अच्छा लड़का मिलना इतना मुश्किल है, और अगर मिल भी जाए तो वो दहेज बहुत मांगते हैं। तो अब जो भी लड़का मिलेगा उससे तुम्हारी शादी करके मैं भी अब इस बोझ से निपटारा चाहता हूँ, बस। अर्चना ने आश्चर्य से भाई की ओर देखा और बोली, भैया आखिर आपको और भाभी को मैं और माँ बोझ क्यों लगते हैं? समय बीता। नरेश के किसी मित्र ने उसकी बहन के लिए एक रिश्ता सुझाया। नरेश ने घर आकर अपनी पत्नी से चर्चा की और बोला, मुझे ये परिवार कुछ ठीक नहीं लग रहा। बबीता बोली, आप भी बेकार में चिंता कर रहे हैं। क्या हुआ अगर लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है? कम से कम अपनी छोटी सी दुकान से अपने घर का खर्चा तो चलाता है। और सबसे बड़ी बात, वो दहेज नहीं मांग रहा है। मैं तो कह रही हूँ आंख मूंद कर हाँ कर दो और जाकर अपनी माँ और बहन को अपना फैसला सुना दो कि अब इसी लड़के से अर्चना की शादी करेंगे। अब आप सोच क्या रहे हैं? हमारे पास लाखों रुपए नहीं हैं जो आपकी बहन को दहेज देकर विदा करें। पत्नी की बात मानकर नरेश अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ एक खुशखबरी है, अर्चना के लिए एक लड़का मिल गया है। हाँ, ज्यादा पैसे वाला नहीं है, पर उसकी अपनी दुकान है। घर में उसकी माँ और 2 बहनें हैं। अर्चना खुश रहेगी वहाँ। आप शादी की तैयारी करो। कमला जी बोली, नरेश कैसा भाई है रे तू? तेरी एक ही बहन है, उसे भी कुएं में धक्का देगा क्या? कम से कम घर परिवार तो अच्छे से देख लेता। तेरी बहन अच्छी पढ़ी लिखी है, और मैंने सुना है कि लड़का बस 12वीं पास है। क्या उसके साथ वो रह पाएगी? कैसा भाई है तू? पहले माँ और अब अपनी छोटी बहन भी तुझे बोझ लगने लगी। नरेश बोला, माँ सिर्फ अर्चना और आप ही नहीं, बल्कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भी मेरी जिम्मेदारी हैं। मुझे उनका भी भविष्य देखना है। अब जो भी पैसा है, अगर वो मैं अर्चना की शादी में लगा दूंगा तो मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा ये सोचा है। फिर मैं भी तो बहुत ज्यादा नहीं कमाता हूँ, और मुझे तो ये रिश्ता ठीक ही लग रहा है। लड़के वालों की कोई मांग भी नहीं है, इसलिए मैं तो हाँ करके आया हूँ। तो आप अपनी बेटी के मुंह में इतना स्वार्थी मत बनिए कि अपने बेटे बहू के बारे में ध्यान ही ना रहे। रसोई में काम कर रही अर्चना ये सब सुन लेती है और आकर कहती है, भैया आप मेरे जीवन का फैसला करने जा रहे हैं और मुझसे एक बार पूछा तक नहीं। मेरी इच्छा और मेरी मर्जी का क्या कोई मोल नहीं?
क्या आपको भी मेरे नौकरी करने से दिक्कत है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या मैं आप लोगों पर इतनी बोझ बन गई हूँ कि मुझे मेरी जिंदगी के 2 साल भी आप लोग नहीं दे पा रहे हैं। मेरे पास डिग्री है और अगर मैं कमाऊंगी तो आपका ही तो हाथ बटाऊंगी। तभी बबीता वहां आई और बोली, सुन रहे हो इस लड़की की बातें? गज भर की जबान हो गई है इसकी। अब तो बस इस पर लगाम कसने की देर है, वरना हमारी जग हंसाई होगी, देखना। नरेश बोला, बस अब कुछ और नहीं कहोगी अर्चना तुम। मैंने और तुम्हारी भाभी ने फैसला ले लिया है कि तुम्हारी शादी उसी लड़के से होगी और अब तुम्हें जो भी करना है अपने ससुराल में जाकर करना। हमारे सिर से अब ये बोझ उतरने दो। अर्चना बोली, भैया आप मुझे बार बार बोझ कहकर क्यों संबोधित कर रहे हैं? कल को आपकी भी बेटी बड़ी होगी तो क्या वो भी आपके लिए बोझ होगी? उसकी शादी भी जल्दी ही बिना उसकी मर्जी से आप लोग कर देंगे। हाँ, कर भी सकते हैं। जो अपनी बहन और माँ को बोझ समझे उसके लिए अपनी बेटी किसी बोझ से कम थोड़े ना होगी। अर्चना कहती रही पर उसके भैया भाभी बिना कुछ जवाब दिए ही वहां से चले गए। सच कहा है किसी ने, पिता ना हो और बूढ़ी माँ असहाय हो तो एक बहन अपने भाई के लिए बोझ ही तो होती है। आखिरकार भैया भाभी के दबाव में आकर अर्चना ने शादी के लिए हाँ कर दी और अपने सपनों को टूटता देख वो उस दिन बहुत रोई, मानो वो घर और घर वाले सब पराए हो। पर आखिरकार उसकी शादी मुकेश से हो गई। अर्चना विदा होकर मुकेश के घर आई तो देखा यहाँ का माहौल एकदम ही अलग था। घर परिवार में पढ़ाई लिखाई से किसी को लेना देना ही नहीं था। एक रोज जब अर्चना ने सवाल किया तो सासुमा विमला जी बोली, लड़की को ज्यादा पढ़ाकर क्या करना है? आखिरकार उसे चूल्हा चौका ही तो संभालना है। और तुम भी अपनी ज्ञान की बातें चूल्हे में डालो और घर बार संभालो। वैसे भी हमें तो पढ़ी लिखी बहू चाहिए ही नहीं थी, पर तुम तो हमारे मुकेश की पसंद हो सो आ गई, इसलिए हमने भी हाँ कर दी, वरना लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। विमला जी की बात सुनकर अर्चना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी रही सही उम्मीद भी अब उसे जाती हुई नजर आ रही थी। अब तक उसे लग रहा था कि कम दहेज लिया है तो ये लोग खुले विचारों के होंगे और हो सकता है किसी कारण से मुकेश की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई होगी। पर यहाँ का नजारा तो कुछ और ही था। ये तो वही बात हो गई कि आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। धीरे धीरे घर की हालत अर्चना के सामने आने लगी। एकमात्र उसका पति ही कमाने वाला था। उस घर में 2 ननद और सास थी। घर की हालत ज्यादा अच्छी तो नहीं थी, लेकिन अर्चना पढ़ी लिखी थी। उसने पहले घर के हालात का पूरा जायजा लिया और अपने हिसाब से चलाने लगी। सास विमला जी जबान की तेज थी, पर अगर कोई प्यार से बात करे तो वो बात को समझती थी और मुकेश भी कम ही बोलते थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अर्चना पढ़ी लिखी थी तो अपनी दोनों ननदों की पढ़ाई में मदद करती थी और पूरे घर की बागडोर उसने संभाल ली थी। कभी पति से भी ये शिकायत नहीं करती कि शादी के बाद तुम मुझे कहीं घुमाने क्यों नहीं ले गए, जिसके कारण मुकेश अर्चना की बहुत इज्जत करने लगा था। समय बीतने लगा। शुरू शुरू में अर्चना ने सब कुछ समझा और फिर उसने एक दिन विमला जी से कहा, मम्मी जी अभी तो रीमा और रिंकी छोटी हैं, कल दोनों स्कूल से कॉलेज जाएंगी, फिर उनकी शादी भी करनी होगी, तो जितने पैसे ये कमा रहे हैं क्या उसमें सब कुछ हो जाएगा? जितनी कमाई इनकी है उसमें तो बड़ी मुश्किल से घर चल पाता है और भविष्य के लिए कोई सेविंग्स हो ही नहीं रही है। जिंदगी की गाड़ी अगर एक पहिए पर ही चले तो सोचिए उस एक पर कितना बोझ बढ़ेगा। वहीं अगर 2 पहियों पर गाड़ी चले तो एक दूसरे का बोझ कम हो जाएगा और भविष्य के लिए भी पैसे जमा हो जाएंगे। ईश्वर ना करे अगर आपको या इनको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? विमला जी थोड़ी देर चुप रही और सोचने लगी कि कहीं ना कहीं अर्चना की बात सही है। आखिर मुकेश भी तो अपनी जिंदगी जी ही नहीं पा रहा है, कोई खुश नहीं है। विमला जी ने कहा, बहू तुम कह तो ठीक रही हो, अब देखो ना मुकेश के पिताजी जब से गए हैं, दोनों बहनों और मेरी जिम्मेदारी इस बेचारे के कंधों पर आ गई। अब कोई दूसरा बेटा भी तो नहीं है जो हमारा सहारा बने, होता तो घर चलाने में आसानी होती। इतना कहते कहते विमला जी की आंखें भर आई। अर्चना बोली, मम्मी जी जरूरी थोड़े है कि दूसरा बेटा हो तभी अपने भाई की मदद करे, और कहाँ लिखा है कि बेटा ही घर चलाता है? बेटी और बहू भी तो घर चला सकती है ना। अब देखो ना, मैंने भी बीएड की डिग्री ली हुई है, आप जानती हैं मुझे भी स्कूल में अच्छी से अच्छी नौकरी मिल सकती है और मेरी पगार भी
बहुत अच्छी होगी। सुबह जाऊंगी और दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। अच्छा वेतन आएगा तो घर को ही सहारा मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि मेरी दोनों ननदों का जीवन संवर जाए, और ये भी अकेले कितना कर पाएंगे। मुझे इनकी हालत देखकर बहुत दुख होता है। अर्चना की बात सुनकर विमला जी के दिमाग में धीरे धीरे ये बात बैठने लगी। उस वक्त वो कुछ नहीं बोली, पर गुस्सा भी नहीं हुई। अगले दिन जब विमला जी की दोनों बेटियां स्कूल जा रही थी, तो विमला जी की नजर उनके बैग पर पड़ी, जो बुरी तरह से फट चुके थे। विमला जी ने कहा, रीमा, रिंकी, तुम लोगों ने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे बैग फट गए हैं? तुम्हारे भैया नए ला देते। रीमा बोली, माँ, हमने भैया को बताया था, पर वो बोले अभी इसी से काम चला लो, अगले महीने थोड़े पैसे आ जाएं तो दिलवा देंगे। इस पर रिंकी बोली, माँ, भैया हमेशा ऐसा ही करते हैं, हर जरूरत को अगले महीने पर टाल देते हैं। क्या उनके पास पैसे नहीं होते हैं? इतना कहते कहते दोनों बहनें उदास होकर स्कूल चली गईं। दोनों बेटियों का उदास चेहरा देखकर विमला जी गंभीर हो गई और अर्चना के प्रस्ताव पर सोचने लगी। शाम में जब घर में हर कोई मौजूद था, तो विमला जी सबके सामने अर्चना से बोली, बहू, क्या तुम सच में नौकरी करना चाहती हो? अगर तुम खुद नौकरी करना चाहती हो तो अब हमें कोई ऐतराज नहीं है, पर क्या घर और बाहर तुम दोनों संभाल पाओगी? वैसे घर संभालने में तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। जीवन की गाड़ी सही चलने लगेगी तो कम से कम मुकेश का थोड़ा तो भार कम होगा। विमला जी की बात सुनकर अर्चना बहुत खुश हुई। उन्हें गले से लगाकर अर्चना ने उनका आशीर्वाद लिया और अगले ही दिन अपने दस्तावेज लेने के लिए मायके चली गई। इतने दिनों बाद अर्चना मायके आई थी, पर बबीता के चेहरे पर जरा सी भी खुशी नहीं थी। वो ताना मारने लगी, अरे क्या हुआ? ससुराल में मन नहीं लग रहा जो मायके आ गई? बड़ी मुश्किल से तो इस घर के बोझ को हटाया था, कहीं लड़ झगड़ के यहाँ रहने तो नहीं आई हो? अगर ऐसा किया है तो भूल जाओ। अर्चना ने अपनी भाभी की बातों की कोई परवाह नहीं की और अपनी माँ कमला जी के पास जाकर उनका आशीर्वाद लेते हुए बोली, माँ, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। मेरी सास मेरी नौकरी के लिए राजी हो गई है, तो मैं अपने मार्कशीट और सर्टिफिकेट और जो भी मेरी डिग्री है, मैं बस वही लेने आई हूँ। कमला जी बोली, मुझे बहुत खुशी हुई बेटा कि तुम्हारे जीवन की गाड़ी सही रास्ते पर चल पड़ी है। वो तो कुछ लोगों की आंखों में तुम चुभ रही थी, और वो कभी चाहते ही नहीं थे कि तुम नौकरी करो और अच्छी जिंदगी जियो, पर ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। बबीता बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी सास को तो पढ़ी लिखी बहू भी नहीं चाहिए थी, तो तुम्हारी नौकरी करने पर वो राजी कैसे हुई? जरूर तुमने लड़ाई झगड़ा किया होगा। अर्चना बोली, जो समझना चाहता है उसे ही बात समझ में आती है। यहाँ तो मैं कह कहकर थक गई थी, पर किसी ने मेरी बात नहीं समझी। अब ससुराल ही मेरा घर है और वो मेरे अपने हैं, तो मैं अपने घर की बात अपने तक ही रखना चाहती हूँ। इतना कहकर अर्चना ने शांतिपूर्ण ढंग से अपना सामान लिया और अपने ससुराल के लिए जाने लगी। जाने से पहले वो बबीता से बोली, भाभी, आपने तो बहुत कोशिश की थी मेरी जिंदगी नर्क बनाने की, पर मैंने भी ठान लिया था कि मैं अपनी जिंदगी संवारूंगी। इतनी मेहनत से दिन रात एक करके जो मैंने पढ़ाई की थी, उसे इस तरह से बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं अपने पैरों पर एक दिन जरूर खड़ी होकर दिखाऊंगी, और उस दिन आपका चेहरा देखने लायक होगा। भले ही मेरे भाई और आपने मुझे बोझ समझा, पर मेरा पति मुझे बोझ नहीं समझता। बबीता ने उत्सुकता से पूछा, वैसे तुम्हारी पगार कितनी होगी? अर्चना मुस्कुराकर बोली, अब कितनी भी पगार मिले वो आप लोगों के लिए नहीं होगी। अब मेरी सारी कमाई मेरे ससुराल वालों के लिए ही होगी। आपको तो 1 रुपया भी मैं देखने ना दूं। ये कहकर अर्चना वहां से चली गई। कुछ दिनों की मेहनत और इंटरव्यू के बाद अर्चना को एक अच्छे स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। अब अर्चना भी अच्छा खासा कमाने लगी, तो घर की स्थिति भी सुधरने लगी और घर वालों की जरूरतें भी पूरी होने लगी। मुकेश इतने अच्छे थे कि अर्चना अपने आप को उनके करीब जाने से रोक भी नहीं पाई। फिर वक्त बीता, अर्चना का एक बेटा हुआ और धीरे धीरे उसका प्रमोशन होता गया। अब वो सीनियर टीचर बन गई। अपनों के सहयोग और कड़ी मेहनत से देखते ही देखते अर्चना स्कूल की प्रिंसिपल बन गई और कुछ सालों बाद उसने अपनी दोनों ननदों का कॉलेज में दाखिला करवाया और धीरे धीरे उनकी भी पढ़ाई पूरी होती गई। इधर विमला जी को अपनी बेटियों की शादी की चिंता सताने लगी।
वो जल्दी से जल्दी दोनों की शादी कर देना चाहती थी। कुछ समय बाद अर्चना के मायके से खबर आई कि उसकी मां कमला जी नहीं रही और उसके भाई नरेश का एक्सीडेंट में एक पैर कट जाने की वजह से उसे अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। उस खबर ने अर्चना को अंदर तक हिला के रख दिया। उसने बेटी होने का फर्ज निभाया और भाई के कंधे से कंधे मिलाकर अपनी मां की अंतिम क्रियाकर्म और भोज सब में बढ़ चढ़कर शामिल हुई। जब अर्चना वहां से जा रही थी तो अपने भाई और भाभी से बोली, भैया भाभी, आप लोगों ने तो मुझे बोझ समझा, पर मैं आपके बच्चों को बोझ नहीं समझती। आपकी बेटी की पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा अब मैं उठाऊंगी। उसे अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ाऊंगी ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। ये सुनते ही बबीता शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थी। वो अर्चना के पैर पड़कर बोली, अर्चना, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा बोझ समझा, शादी भी जबरदस्ती करवा दी और आज तुम मेरी बेटी के लिए इतना सोच रही हो। अर्चना बोली, भाभी, जो हुआ उसे भूल जाइए। अब तो मां भी नहीं रही तो इस घर में मेरा आना जाना तो उतना हो नहीं सकता। तो बस आप भी अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचिए और मुझसे जितना हो पाएगा मैं मदद करूंगी। इतना कहकर अर्चना वापस अपने ससुराल आ गई। समय बीता। एक दिन विमला जी बोली, मुकेश, अब अपनी बहनों की शादी के लिए लड़का ढूंढना शुरू करो। अर्चना बोली, नहीं मम्मी जी, पहले दोनों अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, फिर जाकर उनकी शादी के बारे में सोचेंगे। विमला जी ये बात मान नहीं रही थी तो अर्चना बोली, मम्मी जी, मेरी ननदें मेरे लिए बोझ नहीं है जो मैं उनकी शादी करके उनसे पल्ला झाड़ लूं। इनको मैंने अपनी छोटी बहन की तरह समझा है, इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी है कि जब तक ये दोनों अपने पैरों पर खड़ी ना हो जाए तब तक मैं इनकी जिम्मेदारी उठाऊं ताकि ये आगे चलकर बेहतर जिंदगी जी पाए। विमला जी बोली, वो तो अपने ससुराल जाकर भी ये लोग कर सकती है जैसे तुमने किया। अर्चना बोली, नहीं मम्मी जी, यहाँ आप मुझे माँ के रूप में मिली, आपने मेरी बात समझी, पर जरूरी तो नहीं है इन्हें भी ससुराल में आप जैसी सास मिले। तो हम क्यों दूसरों के सहारे अपने सपने पूरे करें। इन्हें इतना मजबूत करके उनके घर भेजेंगे ताकि मुसीबत आए तो ये पूरी तरह से तैयार रहें और उसका सामना कर सके। जो दुख और ताने मैंने सहे मैं इन लोगों को कभी सहने नहीं दूंगी। इतना कहते कहते अर्चना की आंखें भर आई। मुकेश अर्चना के कंधे पर हाथ रखकर बोला, अर्चना, मैं जानता हूं तुम भाभी नहीं बल्कि उनकी बड़ी बहन बनकर सोच रही हो। मुझे तुम पर गर्व है। अच्छा हुआ जो तुम मेरे जीवन में आई। तुम ना होती तो मेरे घर की स्थिति क्या से क्या हो जाती और ऐसी जिंदगी की तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। पर सपने देखना तुमने हमें सिखाया। विमला जी आगे बढ़कर बोली, बहू, मैं तो भूल ही गई थी कि तुमने भी अपने जीवन में कितना संघर्ष किया है। चलो ठीक है, अब जैसा तुम और मुकेश चाहो वैसा ही होगा। अब जब तुमने अपनी ननदों को अपनी बहनें मान ही लिया है तो तुम इनका भला तो सोचोगी ही। समय बीता। अर्चना ने रीमा और रिंकी के साथ अपने भाई की बेटी की जिंदगी भी संवारी। वो एक अच्छी बहन बेटी तो थी ही, आज उसने एक अच्छी भाभी और बहू होने के साथ साथ एक जिम्मेदार पत्नी होने का फर्ज भी निभाया और समाज को एक नया संदेश दिया कि माँ और बहन किसी पर बोझ नहीं होती है। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।